नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति के ऑनलाइन वीडियो में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कक्षा अष्टमी दिनांक 26/8/2021, विषय विज्ञान। आज का हमारा वीडियो क्रमांक है 11, अध्याय 2, सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। भैया बहनों, हम लाभकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज का हमारा बिंदु है मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। भैया बहनों, कुछ जीवाणु एवं नील हरे शैवाल वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं यानी कि वह मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है, यानी नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है तथा उससे नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ने से मिट्टी में उर्वरता में वृद्धि होती है, यानी कि मिट्टी उपजाऊ होती है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और नीले हरे शैवाल और जीवाणु ये है नाइट्रोजन स्थिरीकारक, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए ये कारक जिम्मेदार है। भैया बहनों देखिए, कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। तो भैया बहनों, जिस प्रकार से मिट्टी में जब हम फसल को बोते हैं या पौधा उगाते हैं तो वह मिट्टी से पोषक तत्वों को प्राप्त करता है। मिट्टी से पोषक तत्व प्राप्त करता है तो मिट्टी में उन पोषक तत्वों की धीरे धीरे कमी होती रहती है। उस पूर्ति को बनाए रखना बहुत आवश्यक है। इसलिए पौधों को अपने उचित बढ़वार के लिए, उचित उत्पादन देने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और यह नाइट्रोजन उसे सतत मात्रा में मिलता रहे, इसलिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब अगला बिंदु आता है पर्यावरण का शुद्धिकरण। भैया बहनों, हम हमारे घर में सब्जियां और फलों का उपयोग करते हैं। सब्जी और फल जब हम उनका उपयोग कर लेते हैं तो उसमें से उनका कुछ कचरा बचता है। उस कचरे का आप क्या करते हैं? उस कचरे को आप अपने घर पर एक जगह पर इकट्ठा करके कहीं मिट्टी में दबा दें या खड्डे में डाल दें या गमले में भी, जिस गमले में मिट्टी डली हो उस गमले में डाल दें। उससे क्या होगा, वह सब्जी और फलों का कचरा धीरे धीरे अपघटित होगा, सड़ने लगेगा और वह क्या करेगा, जैविक खाद का रूप ले लेगा। फिर आप उसे गमले में जहाँ पर पौधे लगे हैं या फिर ज़मीन पर भी कहीं पौधे लगे हैं उसमें वह डालेंगे तो वह बहुत ही अच्छा उत्पादन देगा। हमारा विद्यालय है, हमारे विद्यालय में माली होता है। माली क्या करता है, बाग बगीचे की सफाई करता है, उनमें पौधों में पानी देता है, उनकी पौधों की कटिंग करता है, ये सारे काम वह करता है। तो जब वह ये कार्य करता है तो कई बार फूल हैं जो मुरझाने के बाद गिर जाते हैं, पत्तियां सूख कर गिरती रहती हैं। जैसे जैसे पौधे पर नई पत्तियां आती हैं तो पुरानी पत्तियां जो नीचे की ओर हो जाती हैं, पक के पीलापन हो जाता है और वह पत्तियां सूख कर नीचे गिर जाती हैं। माली उन पत्तियों का क्या करता है, उन फूलों का क्या करता है, माली उनको वहाँ से हटाता नहीं है, बल्कि मिट्टी में निराई गुड़ाई करता है और उन पौधों के कचरे को वहीं पड़ा रहने देता है। वह धीरे धीरे मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह उन्हें अपघटित करते हैं, यानी कि सरल पदार्थों में बदलते हैं। वह उन्हें सड़ांध के द्वारा जैविक खाद का रूप देते हैं। इससे पौधों को नाइट्रोजन मिलता रहता है। इस बात को समझने के लिए हमारे पुस्तक में क्रियाकलाप दिया है 2.5। इसको करने के लिए हम एक कार्य कर सकते हैं। हमें 2 गमलों की आवश्यकता होगी। पहला गमला है, उस गमले में हमें पौधों का कचरा डालना है, यानी कि सूखी पत्तियाँ, फूल और कुछ सूखे डंठल, ये सारे
उसमें हो सकते हैं, ये पौधों का कचरा कहलाएगा। और दूसरे गमले में हमें लेना है पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें और प्लास्टिक के टूटे हुए खिलौने। फिर आप देखिएगा कि जो पौधे का कचरा है जो से हमने गमला ए में डाला है, वह धीरे धीरे क्या होगा, मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित होगा, वह सड़ने लगेगा और वह धीरे धीरे जैविक खाद का रूप ले लेगा। और जो गमला बी में है वह क्या करेगा कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे आप उसे कितने ही लंबे समय तक ऐसा रखें, लेकिन उस गमला बी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? प्लास्टिक की वस्तुएं हैं, उनका कोई भी सूक्ष्म जीव अपघटन नहीं कर सकता। कांच की बोतल, पॉलीथीन की थैली, इनका अपघटन नहीं होता है, इसलिए वह जैविक खाद का रूप नहीं ले पाएंगी और वह हमारे किसी काम का नहीं है। ये जो गमला बी में हमने सारी वस्तुएं डाली, ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। एक प्रकार का हम इसे जहर कह सकते हैं, क्योंकि जब प्लास्टिक की वस्तुओं को आप जलाकर भी समाप्त करने की कोशिश करेंगे तो वो जल के समाप्त तो होगा, लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगा और वायुमंडल में बहुत ही कार्बन को उत्सर्जित करेगा, यानी कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाने का काम करेगा, जो कि हमारे पर्यावरण के में असंतुलन पैदा करता है। भैया बहनों, अब जैसे कोई मृत जीव हैं ना, या कोई पौधों का कचरा है, ये सब जमीन पर पड़े रहते हैं, तो हानिकारक लाभदायक सूक्ष्म जीव जो कि मिट्टी में हैं, उनके संपर्क में आते हैं, तो वह उन्हें धीरे धीरे क्या करते हैं, खाते हैं। ये सूक्ष्म जीव उन वस्तुओं को, उन जैविक पदार्थों को खाते हैं। जैविक पदार्थ मैंने इसलिए कहा क्योंकि जंतु और पौधे जो भी समाप्त हो जाते हैं या जो काम के नहीं रहते, वह मृत हो जाते हैं, तो वह क्योंकि उनके अंदर भी जीव था, इसलिए मैंने उन्हें जैविक पदार्थ कहा। ये जैविक पदार्थ धीरे धीरे सड़ने लगते हैं और सड़ने के बाद विलुप्त होते हैं, यानी कि अपघटित होते हैं और सरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। अब पौधे और जंतु उनका पुनः उपयोग करते हैं। कैसे? क्योंकि वह जब समाप्त होते हैं, अपघटित हो जाते हैं, तो वह जैविक खाद का रूप लेते हैं और पौधा उन्हें क्या करता है, उन्हें पोषक तत्वों के रूप में पौधे अपने प्रत्येक भाग तक उन्हें पहुंचाता है। अब हमारा अगला बिंदु आता है हानिकारक सूक्ष्म जीव। अब मैंने यहाँ शब्द लिखा है रोगाणु, यानी कि रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। ऐसा सूक्ष्म जीव जो शरीर में रोग को उत्पन्न करे, यानी रोग कारक हो, वह क्या कहलाएगा? रोगाणु। मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव, यानी कि मनुष्य के शरीर में रोग को उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं, वह कार्य कैसे करते हैं, किन बीमारियों को वह हमारे शरीर में पैदा करते हैं, इसके बारे में हमें समझना है। तो पहला लिखा है संचरणीय अथवा संक्रामक रोग। अब इसको मैं आपको सामान्य भाषा में समझाता हूँ कि एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलने वाले रोग। उनका माध्यम हो सकता है वायु, जल, भोजन और शारीरिक संपर्क, यानी कि कायिक संपर्क। कायिक यानी काया, शरीर, इसे हम कहेंगे शारीरिक संपर्क। इस प्रकार से ये रोग फैलते हैं। देखिए, हम परिभाषा को समझते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग, देखिए सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग, लेकिन कैसे? जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा होते हैं। अब पहला व्यक्ति कैसा है? संक्रमित है, उसके अंदर यह रोग पहले से उपस्थित है। और सामान्य व्यक्ति जो स्वस्थ है, वह उस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है। किसके द्वारा? वायु के द्वारा, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा या शारीरिक संपर्क के द्वारा। इस प्रकार से वह उनके संपर्क में आता है और संक्रमित व्यक्ति से रोग किस में चला जाता है? स्वस्थ व्यक्ति में। तो यह कहलाते हैं संक्रामक रोग या संचरणीय रोग। उनका कोई न कोई माध्यम अवश्य होता है। अब मैं आपको 2-4 रोगों के नाम बताता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव और रोगाणु, संक्रामक रोगों के बारे में मैंने आपको बताया। तो संक्रामक रोग मनुष्य में कौन कौन से हो सकते हैं? हैजा,
सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स और क्षय रोग। इसके अलावा अभी वर्तमान समय में आपको पता है कि कोरोना महामारी फैल रही है पूरे विश्व में, तो यह रोग भी एक संक्रामक रोग है जो कि मनुष्य के शारीरिक संपर्क के द्वारा फैलता है। वह प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा फैले यह आवश्यक नहीं है। यह संक्रमित व्यक्ति ने, जैसे कि एक गिलास है मेरे पास में, पानी पीने के लिए संक्रमित व्यक्ति ने उसका उपयोग किया, तो फिर उसके बाद उसे यदि उसने धोया नहीं या सैनिटाइज नहीं किया और उसे वापस पुनः रख दिया, फिर स्वस्थ व्यक्ति आता है, उसे पता नहीं है कि संक्रमित व्यक्ति ने इसे छुआ है, और स्वस्थ व्यक्ति उसे जब वापस पुनः छूता है और छूने के बाद वह अपने हाथों को नहीं धोता है या सैनिटाइज नहीं करता है, तो वह कोरोना वायरस सामान्य व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है और अपना हानिकारक प्रभाव दिखाने लगता है। आपको एक सामान्य उदाहरण बताता हूँ कि किसी व्यक्ति को जुकाम हो गया, सामान्य जुकाम, और वह जब खांसता या छींकता है तो उसके अंदर से सामान्य सर्दी जुकाम के बहुत सारे वायरस बाहर निकलते हैं। यदि उसने खांसते या छींकते समय अपने मुंह पर रुमाल नहीं रखा है या हाथों को नहीं रखा है, तो वह अपने शरीर में से बहुत सारे कीटाणुओं को, जीवाणुओं को बाहर निकालता है, और हमारे आसपास खड़े व्यक्ति जो कि एक स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है। यदि शरीर में प्रवेश करता है, रोग कारक वायरस शरीर में प्रवेश करता है, तो वह प्रवेश कैसे किया? क्योंकि संक्रमित व्यक्ति ने खांसा तो वो रोग कारक वायरस कहाँ आ गए? वायु में आ गए, और सामान्य व्यक्ति जब श्वास लेता है तो वह वायु के साथ साथ स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार से वह स्वस्थ व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। भैया बहनों, मैं आपको पूर्व में भी बता चुका हूँ कि हमने लाभदायक सूक्ष्म जीवों के बारे में आज टॉपिक ख़त्म कर लिया, और मनुष्य में हानिकारक सूक्ष्म जीव के बारे में भी अब हमने पढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन यह हमारा बिंदु पूर्ण नहीं हुआ है। उससे पूर्व मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आपका अध्याय पूरा होता है, जैसे हम आपको वीडियो में समझाते हैं, तब जो भी प्रश्न बनते हैं उससे मैं आपको PDF में गृहकार्य के रूप में देता हूँ। लेकिन अध्याय पूरा होने के बाद आप एक सामान्य विद्यालय जब चलता है उसकी भांति एक कार्य करें कि आपके सामने यह दिया है प्रमुख शब्द, इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें, और आपने क्या सीखा यानी कि पाठ का सार, इसे भी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें, और ध्यान देकर अभ्यास प्रश्नों को भी हल करें। यदि आपको अभ्यास प्रश्न के उत्तर लिखने में कोई कठिनाई होती है तो अपने आचार्य जी से पूछें और उसका समाधान करें, नहीं तो मुझसे संपर्क साधें। इसलिए अब आपको मैं कहता हूँ कि आज हमारा यह वीडियो समाप्ति की ओर है। जब भी आपको कोई कठिनाई आती है तब आप अपने आचार्य से संपर्क करके उस समस्या का समाधान निकालें। धन्यवाद।